क्या पढ़ाया था? चलो लिखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर ऐसा हेडलाइन डाल दो आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, हाँ इधर ही लिख लो ना, यहीं लिख लीजिए, कोई बात नहीं, सवाल तो ज़्यादा यही मिलेगा ना। आरसी सर्किट, इससे पहला है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के माध्यम से जब एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो चार्जिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। बैटरी का वोल्टेज मान लो V है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है। तो जब चार्ज यहाँ से जाएगा तो इस पे प्लस जनरेट होगा, इस पे माइनस, करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा I। अगर मैं इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो देखो, मान लो कि मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ और इसी डायरेक्शन में घूमता हूँ, तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे चार्ज यहाँ पर Q है, ठीक है, स्मॉल q। तो जब मैं यहाँ से इधर चलूँ तो बताओ पोटेंशियल क्या हो रहा है, हाई से लो जा रहे हैं। तो कैपेसिटर के क्रॉस प्लस से माइनस में क्या लिखते हैं बताओ, माइनस वोल्टेज। वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस कितना होता है, Q/C, बरोबर है। फिर या रेजिस्टेंस में आए तो माइनस IR, फिर यहाँ गए प्लस V इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अब देखो ध्यान से, IR को उधर लेके चला जाता हूँ, IR इक्वल टू V माइनस Q/C, ठीक है। I इक्वल टू, इसे लिख सकता हूँ CV माइनस Q/RC। I का मतलब dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को भी, इक्वेशन लिखने से लेकर के इक्वेशन लाने तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर चार्ज है, ऊपर में R और C रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कांस्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला टर्म को इधर लाता हूँ और dt को उधर लेके जाता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा dQ/CB माइनस Q इक्वल टू dt/RC। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे चार्ज कैपेसिटर पे 0 था। किसी टाइम t पे जो चार्ज कैपेसिटर पे होगा उसे मैं Q मान लेता हूँ, ठीक है। उसे इंटीग्रेट करना है इस लिमिट के अंदर। अब देखो ध्यान से एक चीज, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज जब कैपेसिटर हो जाएगा तो उस वक्त इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जितना चार्ज जाना था चार्ज चला गया, अब फर्दर चार्ज नहीं जाएगा तो फिर करंट फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि अब चार्ज जाना बंद हो गया। तो चार्ज जाना बंद हो गया तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सॉरी वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो वोल्टेज है इसी के अक्रॉस हो जाएगा, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो जो CV है उसे पूरा नेट चार्ज, मतलब मैक्सिमम जो चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज हो गया। जितना कैपेसिटर पे जा सकता है वो इतना जा सकता है, मैक्सिमम चार्ज है। मतलब कैपेसिटर पे चार्ज जो है 0 से मैक्सिमम तक जाएगा, बराबर। चार्जिंग के प्रोसेस में 0 चार्ज था शुरुआत में और बाद में फाइनल चार्ज कितना रहेगा, Q मतलब CV। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइड का इंटीग्रेशन
क्या होगा आप ही बताओ तो जरा सा, आप भूल गए होंगे। देखो dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है dx बाय 2 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 प्लस एक्स, ऐसा ही होता ना। तो ये टर्म तो कांस्टेंट ही है ना, सी भी कांस्टेंट, वोल्टेज जो बैटरी अप्लाई किया उसका वोल्टेज भी कांस्टेंट, जो चार्ज कैपेसिटर दिए हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट। ओ हेलो सर, ध्यान कहाँ है, इधर ध्यान है। ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मतलब 2, यहाँ पर चार्ज, ठीक है। इंटीग्रेट करूंगा तो log x हो जाएगा, तो log CV माइनस Q बराबर, लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। अब आप देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसलिए 1 से डिवाइड किया। अगर यहाँ माइनस रहता तो -1 से डिवाइड करना पड़ता। जैसे यहाँ चार्ज का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 कोएफिशिएंट है तो क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा बराबर। इस साइड में RC कांस्टेंट है, तो RC को बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, t हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये माइनस जाके वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1 में RC हो जाएगा, और ये t माइनस 0 t हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, -t बाय RC। ये हो गया log CV माइनस Q लिमिट फ्रॉम 0 टू Q इक्वल टू -t अपॉन RC। किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बार Q के जगह Q रखेंगे, एक बार Q के जगह, तो ये log CV माइनस Q माइनस log CV इक्वल टू -t बाय RC। log m माइनस log n, log m बाय n इक्वल टू -t अपॉन RC। कोई दिक्कत अभी तक चल रहा है। अब CV को रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल Q से, कर दो, तो ये कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय कैपिटल Q। तो ये वाला जो टर्म है, log को यहाँ से हटाएंगे तो उधर e बेस जाएगा, इतना तो पता है ना आप सबको। तो ये हो गया Q माइनस Q बाय Q इक्वल टू e टू द पावर -t बाय RC। ठीक है, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करता हूँ, तो 1 माइनस Q बाय Q इक्वल टू e टू द पावर -t बाय RC। ठीक है, अब देखो इसको उधर लेके जाता हूँ, उसको इधर लेके आता हूँ, तो Q बाय Q इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर -t बाय RC। Q को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो Q इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t अपॉन RC। ये हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला। किसी भी इंस्टेंट t पे जो चार्ज है वो हो जाएगा Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t अपॉन RC, जहाँ पर t का मतलब टाइम, r का मतलब रेजिस्टेंस, c का मतलब कांस्टेंट, c का मतलब कैपेसिटेंस, c का मतलब कैपेसिटेंस। अब आप देखो ध्यान से, कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में या कहीं पर भी तभी सही होगा जब वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो। मतलब कोई फॉर्मूला सही है तो उसे डायमेंशनली भी करेक्ट होना ही पड़ेगा, यूनिट के हिसाब से करेक्ट होना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इधर भी Q चार्ज है और इधर भी Q, तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन या यूनिट राइट साइड का डायमेंशन और यूनिट के बराबर होगा। इसका मतलब ये पूरा टर्म यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। तो 1 तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होगा ही, एक्सपोनेंशियल नंबर भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, ये तो पहले से पता है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर में जो पावर है वो भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होना चाहिए। ऊपर में t का मतलब टाइम, तो इसका मतलब RC भी टाइम ही के बराबर होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के यूनिट को कैंसिल करेगा, हाँ या ना। तो ये जो RC है, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, इसे कहा जाता है, टॉ से डिनोट करते हैं, इसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। इसका यूनिट और डायमेंशन सेम एज रेजिस्टेंस, सॉरी सेम एज टाइम, यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज टाइम। ये बात पूछा जाएगा आगे चल के, एक और पढ़ेंगे हम लोग। जो RC है
वैसा ही एक और, मतलब अभी तो नहीं, मैग्नेट में भी बाद आखिरी में जब EMI आएगा तो वहाँ पर एक और आता है टाइम कांस्टेंट की जगह पे, वो आता है L/R। L का मतलब इंडक्टर, R का मतलब रेजिस्टेंस। इसका भी यूनिट और डायमेंशन यहीं लिख दे रहा हूँ मैं कि सेम होता है एज टाइम। L मतलब इंडक्टर, R का मतलब रेजिस्टेंस। खैर हमको अभी यहाँ RC से मतलब है, तो R इंटू C टाइम कांस्टेंट है। अब आप इसी फॉर्मूले में देखो ध्यान से, इनिशियली ध्यान देना, एट t इक्वल टू 0, जब टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/RC क्या आ जाएगा? 0। तो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 - 1। तो इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मान लो एट t इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट RC के बराबर। अब RC क्या होता है? तो देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, तो 1 टाइम कांस्टेंट, अगर t के जगह RC रख दूंगा तो RC/RC कितना हो गया बताओ? 1 ना। ये भी बोलने में तकलीफ हो रही है, RC/RC 1, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा? -1। तो उस केस में जो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर -1। इसे आगे लेके चलेंगे, Q इंटू 1 - 1/e। आपको मैंने पहले बताया वो e की वैल्यू 2.71 होती है, तो 1/2.71 करेंगे तो ये 0.37 हो जाता है, 0.37 हो जाता है, क्योंकि e का जो वैल्यू है वो कितना है? 2.71, और 1/e का मतलब 1/2.71। इसे जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में 0.37 होता है। ठीक है, तो ये 0.37, तो 1 - 0.37 कितना हो गया बताओ? 0.63। इसका मतलब क्या हुआ? 63% कैपेसिटर चार्ज हो गया। 0.63 टाइम्स ऑफ Q, इसका मतलब कितना परसेंट? टोटल चार्ज मैक्सिमम कितना हो सकता है? Q बराबर उसका 0.63 Q अभी चार्ज है, इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट में 63% कैपेसिटर चार्ज हो गया, मतलब 63% चार्ज हो गया। कितने देर में? 1 टाइम कांस्टेंट में, 1 टाइम कांस्टेंट में, बराबर। 1 टाइम कांस्टेंट कहने का मतलब कितना समय? तो देखो जनरली जो रेजिस्टेंस यूज होते हैं वो ओम में होते हैं, और कैपेसिटर यूज होते हैं मिली या माइक्रो में। तो समझो कि मान लो 100 ओम का रेजिस्टेंस है या 1000 ओम का रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफैराड का है, तो RC की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइक्रोफैराड और 1000 ओम मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3, मतलब 1 मिली सेकेंड, बराबर। तो 1 मिली सेकेंड छोटा टाइम है कि बड़ा टाइम? छोटा टाइम है, मतलब इतने छोटे से समय में 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में ही कैपेसिटर कितना परसेंट चार्ज हो जा रहा है? 63% चार्ज है। मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज होता है। डिस्चार्ज भी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। ये भी एक कारण है कि हम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने की जगह बैटरी में करते हैं। मतलब बैटरी को हम छोटी चीजों में प्रेफर ज्यादा करते हैं, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं करते। उसके पीछे का दो कारण है, एक तो कैपेसिटर में स्टोर करने में 50% लॉस हो जाता है, और दूसरा कारण है कि कैपेसिटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज भी उसी रफ्तार में हो जाता है। तो जैसे बैटरी हमने रखे तो बैटरी डिस्चार्ज होने में घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 5 दिन लगाता है ना। मान लो कि इसको हमने कैपेसिटर पे चलाते, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कर रखते थे, जैसे ऑन करते डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये हमारे काम ही नहीं आता। लेकिन बैटरी है तो 15 दिन तक चल रहा है, चार्ज कर दिए, चार्ज 15 दिन तक चल रहा है, बराबर। तो जितना फास्ट कैपेसिटर चार्ज होता है उतना ही फास्ट डिस्चार्ज होता है। जब डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक टाइम कांस्टेंट मतलब मिली सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कैपेसिटर 63% चार्ज होगा। अगर हमको 99% चार्ज करना है तो कितना समय लगेगा? अब देखो ध्यान से, फॉर 99% चार्ज अगर करना है तो कितना समय लगेगा? टाइम बोला निकालने के लिए, यहीं पर बता देता हूं। तो देखो 99% कहने का मतलब Q बाय इंटू 99/100, बराबर। तो Q इंटू 99/100 इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t/RC। तो यहां से Q और Q कैंसल। देखो उसको इधर लाता हूं, e टू द पावर -t/RC इक्वल टू 1 माइनस 99/100। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 1/100। इसको 1/e टू द पावर t/RC लिख सकता हूं। तो 1/e टू द पावर t/RC या 1/100 दोनों बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो इसका मतलब e टू द पावर t/RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। ई बेस हटाएंगे तो लॉग बनेगा,
तो टी बाय आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 100। ठीक है, ये log e बेस 100 है बराबर। इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 10 बेस में कन्वर्ट होगा। 2.303 इंटू log 10 बेस 100। log 10 बेस 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो t बाय आर सी की वैल्यू इसे 2.3 इंटू क्या लेंगे? 2। कितना हो जाएगा बताओ? 4.3। तो टाइम की वैल्यू 4.6। तो 4.6 आरसी। अब आरसी देखो, मान लो 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड था, तो 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 4.6, तो छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है? तो इतने कम समय में ही 99% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, मतलब मैक्सिमम चार्ज इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। तो फिर इसका मतलब पूरा चार्ज होने में भी थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा, जैसे 4.6 आरसी की जगह 5 पॉइंट या 6 पॉइंट ऐसा कुछ लगेगा ना। ठीक है, ये आपकी गलत फहमी है। अब देखो, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर उसी इक्वेशन में t की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तो q इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। तो q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर इनफाइनाइट, q इंटू 1 माइनस इनफाइनाइट, q इंटू 1 माइनस, मतलब 100% चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये हो गया 100% चार्ज। तो देखो 99% चार्ज होने में इतना ही कम समय लगता है, लेकिन 100% चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर है शुरुआत में बहुत तेजी में चार्ज होता है, बाद में धीरे 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 चार्जिंग का रफ्तार कम हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाता है, पर फिर फुल चार्ज नहीं होता। फुल चार्ज होने के लिए कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसी बात को अगर ग्राफ से डिनोट करेंगे, तो आप लोग मैथ्स पढ़े ही हैं, थोड़ा बहुत आपको ग्राफ आता ही होगा। टाइम वर्सेस चार्ज का ग्राफ बना रहा हूं। मैक्सिमम चार्ज Q है, मान लो कि इतना तक चार्ज को जाना है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे चार्ज कितना है? 0। और t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ठीक है, जिसमें से 1 टाइम कांस्टेंट में एट t इक्वल टू RC में कितना परसेंट चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर? 0.63 Q। और कितना समय में 99% हो जाएगा? एट t इक्वल टू 4.6 RC पे कैपेसिटर कितना परसेंट चार्ज हो जाएगा? 99%, 0.99 Q। लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे जाके फुल चार्ज होगा। ठीक है, ये हुआ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आया क्या? हाँ, कितने लोगों को समझा बताओ तो? ठीक, बताओ। हो गया क्या? अब देखो ध्यान से एक चीज, यहां से करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वो जो ग्राफ है वो चार्ज और टाइम का है, तो उसका स्लोप जो होगा वही करंट होगा। उस ग्राफ का इनिशियल में देखो स्लोप जो है वो इनफाइनाइट है, धीरे धीरे स्लोप कम होता गया, नहीं ऐसा हुआ? शुरुआत के पॉइंट में स्लोप ऐसा, फिर स्लोप ऐसा, फिर स्लोप ऐसा, फिर स्लोप ऐसा, धीरे धीरे कम होता गया, बराबर, और बाद में स्लोप 0 हो गया। ठीक है, तो आपको सर्किट सॉल्व करने में ये चीज़ें यूज होने वाली हैं कि कब आप कैपेसिटर में करंट को अलाउ करेंगे और कब अलाउ नहीं करेंगे। तो इनिशियली t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे स्लोप इनफाइनाइट है, इसका मतलब करंट पास हो रहा है सर्किट में कैपेसिटर के थ्रू। और एट t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे इसको कहते हैं स्टडी स्टेट। इस केस में कैपेसिटर 100% चार्ज हो चुका है, तो स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब और चार्ज उसमें जाएगा नहीं, इसका मतलब और करंट उसमें अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सवालों में ध्यान रखना 2 पॉइंट। जब हमको सर्किट सॉल्व करना होगा तो इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 में करंट जो होगा वो पास करेगा। ठीक है,
मतलब कैपेसिटर जो है सर्किट को क्या किया, कनेक्ट किया कि डिस्कनेक्ट किया, अपने थ्रू करंट पास होने दिया, इसका मतलब कनेक्ट किया कि डिस्कनेक्ट किया। मतलब कैपेसिटर सर्किट को क्लोज किया है, ठीक है। और इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम, इसी को बोला जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, वर्ड यूज हो जाएगा लॉन्ग टाइम में करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब कैपेसिटर ने अपने थ्रू करंट पास होने नहीं दे रहा है, इसका मतलब सर्किट को क्या किया, ब्रेक किया कि कनेक्ट किया, ब्रेक किया। तो कैपेसिटर सर्किट को ब्रेक किया। अब ये 2 पॉइंट आप अभी लिख दो, मैं डिस्चार्जिंग बताने के बाद सर्किट वाले सवाल जब सॉल्व करना करूंगा तो आपको काम आएगा। स्टार लगा के लिखना बहुत काम की चीज़ है। अभी मैं इसको हटाऊंगा भी नहीं, वहीं रहने दूंगा। अब देखो चार्जिंग हो गया, अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग कहने का मतलब कब डिस्चार्ज होगा, जब एक बार कैपेसिटर को आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो मान लीजिए कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया आपने, इसकी कैपेसिटेंस C है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, Q चार्ज कर दिया। एक बार चार्ज हो गया फुल, अब डिस्चार्ज करना है तो एनर्जी का जो दूसरा सोर्स है उसे हटाना पड़ेगा, तभी तो वो अपना एनर्जी देगा, और अपना एनर्जी देगा तभी डिस्चार्ज होगा। तो हमने बैटरी जो लगा हुआ था, जो चार्ज को सप्लाई कर रहा था, उसको मैंने हटा दिया सर्किट से, ठीक है। अब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, जिसमें कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है जो पहले से हमने करके रखे हैं। रेजिस्टेंस ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, खत्म करेगा, तो वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी खत्म होगा, मतलब उससे ऊपर से चार्ज कम होगा। तो ये प्रोसेस है डिस्चार्जिंग का। अब इस प्रोसेस में बताओ कि करंट तो ऐसे फ्लो होगा ना, हाँ कि नहीं। तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, मान लो यहाँ से शुरुआत करें तो प्लस Q/C, ये तो Q जो है टोटल चार्ज है। Q कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, मतलब 100% जब चार्ज हो जाएगा तब, मतलब फुल जब हो जाएगा तब की बात है, ठीक है। किसी मोड में ये कम होते होते मान लो Q आ गया, स्मॉल q हो गया, तो इस वक्त जो वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ चलेंगे तो प्लस Q/C माइनस IR, अब बैटरी तो है ही नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, बराबर। तो यहाँ से IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/I का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dQ/dt। तब बताओ चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, बराबर। पहले वाले जो केस था उसमें चार्ज, इसलिए I को प्लस dQ/dt लिख रहे थे, और अभी चार्ज कम हो रहे थे, I को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस dQ/dt। I का मतलब dQ/dt, और माइनस सिंबल ये बता रहा है कि चार्ज अब कम हो रहा है, बराबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, dQ के नीचे Q को लेके जाएंगे, dt को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस dQ/Q इक्वल टू dt/RC। ये माइनस को उधर लेके चले जाते हैं और इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। इनिशियली t इक्वल टू 0 टाइम पे कैपेसिटर पूरा चार्ज था, किसी टाइम t पे चार्ज कैपेसिटर पे कम होकर के स्मॉल q बच गया। अब dQ/Q मतलब log Q, फ्रॉम कैपिटल Q टू स्मॉल q, ये dt/RC इंटीग्रेशन हो जाएगा तो t/RC हो जाएगा, क्योंकि माइनस t/RC, माइनस सिंबल उसके साथ है। एक बार Q की जगह Q रखेंगे, एक बार Q की जगह कैपिटल Q रखेंगे, तो ये हो जाएगा log Q माइनस log कैपिटल Q इक्वल टू माइनस t/RC। अब log m माइनस log n, log m/n इक्वल टू माइनस t/RC। log हटाएंगे तो इधर e बेस जाएगा, Q/Q इक्वल टू e टू द पावर माइनस t/RC। तो Q इक्वल टू Q इंटू e टू द पावर माइनस t/RC। ये फॉर्मूला हो गया
डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में थोड़ा सा का ही अंतर है, देखो ध्यान से, वहाँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है, यहाँ 1 गायब हो गया है, ठीक है, क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाओगे इनिशियली, इनिशियली मतलब टी इक्वल टू 0 पे 0 रख दो, ई टू द पावर 0 कितना जाएगा 1, तो कैपेसिटर पूरा चार्ज है क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुआ, फुल चार्ज कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज करना चालू किया है, ठीक है। इसमें भी 1 टाइम कांस्टेंट में देखो, एट 1 टाइम कांस्टेंट, इसका मतलब टी इक्वल टू आर सी, टी इक्वल टू आर सी रख दो तो ये ई टू द पावर माइनस होने जाएंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 1, तो 1 बाई की वैल्यू मैंने क्या लिखा है देखो 0.37, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 0.37 क्यू। इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर में अब कितना चार्ज बचा है 37%, मतलब कितना डिस्चार्ज हो गया 63%, मतलब 63% चार्ज होने में भी एक टाइम कांस्टेंट लगता है और 63% डिस्चार्ज होने में भी एक ही टाइम कांस्टेंट लगता है, बराबर है हाँ कि नहीं। मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% चार्ज होना बाकी रहता है और एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% चार्ज बचा हुआ रहता है, बराबर है। अब ऐसे लैंग्वेज में सवाल पूछेगा तो समझ में आ जाएगा, बना पाओगे आप, ठीक है। तो 0.37, अब एट इनफाइनाइट टाइम, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब स्टडी स्टेट इसी को बोलते हैं या लॉन्ग टाइम बोला जाएगा, तो टी इक्वल टू 0 इनफाइनाइट डालेंगे तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू 1 बाय ई टू द पावर इनफाइनाइट, तो ये टर्म तो 0 हो गया ना, तो टोटल चार्ज फिर क्या हो गया 0, मतलब कैपेसिटर को फुल्ली डिस्चार्ज होने में भी कितना समय लगेगा इनफाइनाइट समय लगेगा, मतलब चार्ज होने में, पूरा चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम, पूरा डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम, लेकिन मैक्सिमम चार्ज उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हो जाता है, मतलब 99% तब तक चार्ज या डिस्चार्ज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा, ये वाला टर्म हटा दूँ, अब आरसी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं तो ऑलरेडी लिख चुके, तब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा देखो ध्यान से। आपको तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने आता है, नहीं भी आता होगा तब भी आप हाँ ही बोलेंगे। शुरुआत में चार्ज कितना है कैपेसिटर पे क्यू चार्ज, वहाँ शुरुआत में चार्ज कितना था 0, इसलिए ग्राफ 0 से शुरुआत हुआ मैक्सिमम तक गया, अब क्यू से शुरुआत होगा और 0 तक आएगा। अब ये जो ग्राफ होगा यहाँ से शुरुआत होगा और ऐसे गिरते गिरते एकदम गिर जाएगा, ठीक है। टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे 0 हो जाएगा। 1 टाइम कांस्टेंट में टी इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट आर सी में कितना परसेंट चार्ज बचा 37% बचा, इसका मतलब कितना डिस्चार्ज हो गया 63% डिस्चार्ज हो गया। फिर उसी तरीके से अगर आपको 99% डिस्चार्ज करना वो भी निकालोगे तो उतना ही निकलेगा 4.6 आर सी, अगर 99% का देखना है तो देखो इसी में बता ही देता हूँ मैं। 99 मतलब ये 99 में क्या हो जाएगा 100 कि 1/100, 99% डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हुआ बचा कितना 1% ना, तो 1/100 ही होता ना, तो 1/100 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ई टू द पावर नीचे टी बाई आर सी, 100 इक्वल टू ई टू द पावर टी बाई आर सी, फिर तो वही रिलेशन आ जाएगा, फिर टाइम की वैल्यू वही आएगी 4.6 आर सी, बराबर है। तो 4.6 आर सी में 99% डिस्चार्ज हो जाएगा और 4.6 आर सी में ही 99% चार्ज हो जाएगा, बराबर है। ये हुआ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, लिख लें। ये सर्किट है, कह रहा फाइंड ये पॉइंट मान लो ए है, इस पॉइंट का नाम बी दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम पी दे देता हूँ। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, करंट इन ब्रांच ए पी,
करंट इन ब्रांच BP एट पहला इनिशियली दूसरा इन स्टडी स्टेट। देखो सवाल मैं बनाऊंगा, आपको बस ध्यान देना है। ये लिख लिया, हटा दो। अरे बोलो ना हाँ या ना। पहले इस सवाल को हम बनाते हैं इनिशियली। तो एट t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे देखो यहाँ का लाइन का पढ़ो, कह रहा है